हेलो क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे HAFS का, फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। तो हिंदी वालों के लिए खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। तो फूड सेफ्टी या खाद्य गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा क्या होती है और फूड क्वालिटी खाद्य गुणवत्ता क्या होती है, इसके बारे में हम सीखेंगे। पहले आपके सिलेबस में से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आएंगे इस चैप्टर में से। पहला है इंट्रोडक्शन या परिचय, दूसरा है सिग्निफिकेंस और महत्व की फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी की, कि क्या सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है। फूड बेसिक कंसेप्ट्स यानी कि इसमें फूड अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, तो वो सब क्या होती हैं। फूड सेफ्टी क्या होती है, फूड हैज़ार्ड्स क्या होते हैं, 3 टाइप के हैज़ार्ड्स होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फूड इन्फेक्शन क्या होता है, फूड पॉइजनिंग क्या होता है, फूड क्वालिटी क्या होती है। आज के क्लास में हम ये मेन पॉइंट्स अभी डिस्कस करेंगे, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि बेसिकली ये होता क्या है, फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी। इसी तरीके से हिंदी वालों के लिए कि परिचय देखेंगे हम, क्या होता है, महत्व क्या है खाद्य सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता का, मूल अवधारणा। फिर इसके बाद हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। खाद्य सुरक्षा में 2 टाइप की होती हैं, विषाक्तता और खतरा या संकट क्या होता है, खाद्य संकट। फिर आता है कि संकट के 3 प्रकार होते हैं, भौतिक, रासायनिक, जैविक, ये पढ़ेंगे। खाद्य संक्रमण क्या होता है, खाद्य विषायन क्या होता है, खाद्य गुणवत्ता क्या होती है, ये हम बेसिकली आज पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं, वो थोड़े टेक्निकल हैं, उसके लिए पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। तो आज हम ये इतना पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे कि आपने जो इस चैप्टर में से असाइनमेंट करनी है आज की डेट की। फिर पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से कि क्यों ज़रूरी है खाद्य सुरक्षा या खाद्य गुणवत्ता या फूड सेफ्टी, फूड क्वालिटी। तो फूड बीइंग अ की डिटर्मिनेंट ऑफ आवर हेल्थ प्लेज एन एसेंशियल पार्ट इन आवर लाइफ। अब हम जो हैं, खाने के बिना हम जी नहीं सकते। हमारी लाइफ में और हमारी हेल्थ में फ़ूड बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे जीवन का। तो इसीलिए, और हमारी जो हमारी हेल्थ है, हमारी जो सेहत है, वो कई तरीक़ों से हमारे भोजन पर निर्धारित होती है, उस पर डिपेंड करती है। तो इसीलिए फ़ूड हमारा सेफ़ होना बहुत ही ज़रूरी है, और फूड की क्वालिटी भी अच्छी होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि unsafe food that is contaminated and adulterated can lead to a large number of foodborne disease। क्योंकि अगर हमारा फूड जो है वो सुरक्षित नहीं होगा, अनसेफ होगा, तो वो क्या होगा, सुरक्षित अनसेफ कब होगा, असुरक्षित और अनसेफ कब होगा, जब वो कंटामिनेटेड होगा या एडल्ट्रेटेड होगा। कंटामिनेटेड होगा या फिर एडल्ट्रेटेड। कंटामिनेशन मतलब कि जब उसमें कोई चीज़ की मिलावट गलती से हो गई तो कंटामिनेटेड हो जाता है, और अगर जानबूझकर किसी चीज़ को मिलाया जाता है फ़ायदे के लिए तो उसे एडल्ट्रेटेड कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें अगर हमारे खाने में हैं, तो उससे कई तरीके के हमारे भोजन से संबंधित रोग या फूड बॉर्न डिजीज़ हमें हो सकती हैं। तो क्या हो सकता है, अब फूड जो है, क्योंकि भोजन हमारे जीवन का बहुत मुख्य भाग है, हमारी सेहत इस पर बहुत निर्भर करती है, तो इसीलिए फ़ूड हमारा सेफ़ होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर फूड अनसेफ़ होगा, कैसे अनसेफ़ होगा, या तो कंटामिनेटेड होगा या एडल्ट्रेटेड होगा। कंटामिनेटेड मतलब कि अगर उसमें मिलावट गलती से हो गई, और एडल्ट्रेटेड मतलब जानबूझकर की गई, तो उससे कई तरीके के हमें खाद्य संबंधी रोग या फूड बॉर्न डिजीज़ हो सकती हैं। Foodborne diseases can lead to death of a large set of population as well as badly affect the economy of a nation। तो क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, एक तो हम व्यक्तिगत तौर पे ना, हमें पर्सनल लेवल पे हमें कई तरीके की डिजीज़ तो हो सकती हैं, पर उस वजह से बहुत बड़ा पॉपुलेशन हमारे देश का, हमारी कंट्री का इससे अफेक्ट हो सकता है, और उनमें डेथ हो जाती हैं। डेथ जो होती है स्पेसिफिकली जिनको और भी बीमारियां होती हैं, और एक साथ फूड बॉर्न डिजीज़ भी हो गई, जिससे इन्फेक्शन की वजह से उनका शरीर झेल नहीं पाता। जैसे कि मेल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, कुपोषित है, अगर छोटे बच्चे हैं या कोई वृद्ध लोग हैं कुपोषित हैं, और उनमें मानो उन्होंने कोई अनसेफ फूड खा लिया, क्योंकि गरीबी की वजह से मान लो उन्होंने अनसेफ फूड खा लिया, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो उससे उनको फूड बॉर्न डिजीज़ हो गई। फूड बॉर्न डिजीज़ हुई तो फिर उसके बाद क्या हुआ,
उनकी बॉडी वो हैंडल नहीं कर पाई उसके सिम्टम्स और फिर उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे ही बहुत बड़ा हमारे पॉपुलेशन का हिस्सा इन रोगों से ग्रस्त हो जाता है, इन रोगों से अफेक्ट हो जाता है। और क्योंकि अब उनकी हमारे बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है उनको अफेक्ट हो रहा है, तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी इससे अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है कि कितने लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। वो काम पे नहीं जाएंगे या उनकी पॉपुलेशन उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटलाइज रहेंगे। तो इससे हमारी जो कंट्री का जो बहुत बड़ा हिस्सा जो काम पे लगा होना चाहिए वो कहाँ हो जाएगा, हॉस्पिटल्स में, जिससे हमारी इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी। तो भोजन हमें स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। असुरक्षित भोजन यानी दूषित और मिलावटी खाद्य पदार्थ से बहुत से खाद्य जनित या खाद्य उत्पन्न होने वाले रोग हो सकते हैं। तो अनसेफ फूड या असुरक्षित भोजन या फिर दूषित हो गया किसी कारणवश गलती से, या मिलावट करी गई है उसमें, तो उससे क्या हो, खाद्य जनित रोग, फूड बॉर्न इलनेस हो जाती है। और इससे क्या होगा, कई तरीके इसके बाद है, भोजन से उत्पन्न होने वाले रोगों या खाद्य जनित रोगों से बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो सकती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है। अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था कि फूड सेफ्टी क्या है, क्यों ज़रूरी है। बस 3 लाइन में हमने डिस्कस किया कि क्यों है, कैसे हो जाती है, फूड अनसेफ कैसे हो जाता है, फूड क्यों ज़रूरी है, और हमारी इकोनॉमी पे इससे क्या, ये हमें पढ़ना क्यों चाहिए हमें। ठीक है, अब हम इसके महत्व पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, सेफ फूड इन द प्लेट। तो पहला इसका महत्व ये है कि इससे हमें जो हमारी प्लेट है या जो हम खाना खा रहे हैं, हम जिससे कंज्यूम कर रहे हैं हमारी प्लेट से, वो हमारा खाना जो है वो सेफ़ होना चाहिए। तो हम जब फूड सेफ्टी पढ़ते हैं या फूड सेफ्टी अप्लाई करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो हमारा जो प्लेट में जो खाना आता है वो सेफ़ होगा। फूड क्वालिटी सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट एट बोथ होम/डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल लेवल। तो दोनों के लिए ज़रूरी है। हम घर पे जो खाना बना रहे हैं या घर पे जो खाना खा रहे हैं उसमें भी फूड सेफ्टी ज़रूरी है, और बड़ी बड़ी कंपनियों के लेवल पे भी फूड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर उनकी क्वालिटी ख़राब होगी तो उन्हें जो बहुत बड़ा लॉट जो उनका प्रोडक्शन होती है, उनका जो बहुत बड़ा जो सैंपल होता है वो ख़राब हो जाएगा और वो उन्हें वापस लेना पड़ेगा। तो वो जो कॉस्ट जितना स्पेंड हुआ उसके ऊपर, जितना कॉस्ट लगा उसको, जैसे मान लो मिल्क का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दूध है, तो मिल्क में अगर फूड सेफ्टी फॉलो नहीं हुई, ठीक है, अनसेफ हो गया, वो सारे स्टैंडर्ड नहीं फॉलो हुए, तो वो सारा मिल्क का मान लो वो पूरा का पूरा जो बैच होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर अनसेफ रहा, अगर वो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हुए। ठीक है, तो इसीलिए इंडस्ट्रियल लेवल पे भी ज़रूरी है, इंडस्ट्री को नुकसान, और वही फिर अगर मानो अगर पता ही ना चले, ऐसी कोई चीज़ आ गई उसके अंदर जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल है, जैसे आजकल कोरोना वायरस है, तो वो मानो किसी फूड सैंपल में आ गया और फिर हमने क्या किया, वो कंज्यूम कर लिया, तो फिर वो इंडिविजुअल लेवल पे भी नुकसान देगा। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बताया जा रहा है कि दोनों लेवल पे क्यों इम्पोर्टेंट है, डोमेस्टिक लेवल पे, घरेलू लेवल पे, और इंडस्ट्रियल लेवल पे। ग्रोइंग प्रोसेस फूड इंडस्ट्री, तो एक तो पहला हो गया कि हमें नॉर्मली खाना खाना है इसलिए फूड सेफ्टी ज़रूरी है। दूसरा कि हमारी प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री मतलब जो भी आप डिब्बाबंद चीज़ें खाते हैं जो आपको मार्केट में मिलती है बनी बनाई, तो जब आप रेडी टू ईट मान लो, तो वो और या तो पार्शली प्रोसेस जो फूड हो गया, वो सब जो इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारी इनकम बढ़ रही है, हम लोग बिज़ी होते जा रहे हैं, सब वर्किंग होते जा रहे हैं, जिनके पास घर पे अब वो सब चीज़ें बनाने का टाइम। एग्जाम्पल देते हैं अचार का, फॉर एग्जाम्पल अचार पहले के लोग घर पे ही बनाया करते थे, अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा दिन निकालें, पहले सामान लेके आएँ और ये सब बनाएं। तो वो क्या है, अब आजकल आपको मार्केट में अलग अलग वैरायटी के बहुत अलग अलग तरीके के अचार मिलने लग गए। तो
तो ये क्या है, वो प्रोसेस्ड फूड, सेम जो चीज़ घर पे बनती थी उसको प्रोसेस कर लिया गया और अब मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल होने लग गई है। ठीक है, तो यानी कि शेड्यूल बदलने की वजह से और लोग पे करने को तैयार है, तो इनकम भी बढ़ने की वजह से। सो देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ प्रोसेस फूड, इसलिए बढ़ रहे हैं, इसकी डिमांड बढ़ रही है इन चीज़ों की। एंड दस इट्स सेफ्टी इज़ एन इशू ऑफ कंसर्न। अब क्योंकि घरेलू चीज़ें तो हम अपने हिसाब से अपने को मेजर्स लेके साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लिमिटेड अमाउंट में बना रहे हैं। पर जब बाहर कंपनीज बना रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बना रही है, वो बल्क में बनाती हैं, वो बहुत ही लार्ज लॉट बनाते हैं, तो वो वहाँ पे फूड अगर अनसेफ कहीं से भी कोई भी तरीके से वो फूड में कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आ गया या कोई भी ऐसी चीज़ उसमें आ गई, तो फिर वो जो है उनकी रेपुटेशन भी ख़राब होगी और उन्हें बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी झेलना पड़ेगा। तो क्या सेकेंड रीज़न हो गया, ग्रोइंग प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री। तीसरा पॉइंट है इजी एंड मल्टीपल लेवल ऑफ कंटामिनेशन। हम खाना बचाना, सेफ रखना बहुत ही मुश्किल है, पर उसको अनसेफ करना बहुत ही आसान, तो यानी कंटामिनेशन बहुत ही आसानी से हो सकती है, फूड स्पॉइल बहुत आसानी से हो सकता है और बहुत सारे लेवल पर हो सकते हैं। जैसे कि जब उग रहा होता है वो, अब एग्जांपल के लिए पेस्टिसाइड्स का एग्जांपल दें, तो जैसे फार्मर अगर नहीं प्रिकॉशंस फॉलो करते, तो इस वजह से क्या होता है कि जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें है वो आने लग जाता है। ठीक है, जैसे रॉ इंग्रेडिएंट्स में पेस्टिसाइड आ गया, यानी कि अपने गेहूँ फॉर एग्जांपल या कोई सब्ज़ी उगा रहे हैं, उसमें उन्होंने ढेर सारे पेस्टिसाइड डाले ताकि कोई भी पेस्ट आके वो खा ना जाए, तो उनको क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो उन्होंने पेस्टिसाइड्स डाले ताकि कोई भी पेस्ट उस क्रॉप को ख़राब ना करे। पर वो पेस्टिसाइड जो हैं वो खाने के अंदर कई बार आ जाते हैं, जिस वजह से हम वो अल्टीमेटली वो पेस्टिसाइड हम फ्रूट या वेजिटेबल के साथ खा जाते हैं, जो कि हमारे लिए अनसेफ हो जाएगा, हमें कई तरीके की बीमारियाँ, कैंसर जैसे रोग तक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रॉ इंग्रेडिएंट वाले एट फार्म हो सकता है, यानी जहाँ पे उग रहा है वो, तो वहाँ पे कंटामिनेशन हो सकती है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, फिर फार्म के बाद जाता है प्रोसेसिंग के जगह पे, यानी इंडस्ट्री में या घर पे जब हम उसको बनाते हैं, जैसे कि सब्ज़ी हो गई। ठीक है, अब वही मानो सब्ज़ी मैंने बताया, सब्ज़ी आप लाए थे यहाँ फार्म से लाए थे, ठीक है, फार्म पे उगाई, या तो इस लेवल पे कंटामिनेशन, उसके बाद आपका या तो इंडस्ट्री में गया या फिर घर में गया, हाउस होल्ड पे। ठीक है, ये दो जगह आया। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग के यहाँ पे हो सकता है कि किसी ने हाइजीन का ध्यान ना रखा हो, या कोई यहाँ पे कोई पेस्ट वगैरह आ गया, तो वो सब चीज़ें क्या कर देंगी, वो उसको कंटामिनेट कर दें। जैसे घर पे हमने बिना हाथ धोए बना लिया, या कोई कीड़ा मकोड़ा उसमें डल गया, या बाल डल गए, या कोई पत्थर डल गया, या कोई कांच के हट का टुकड़ा डल गया, तो ये सब चीज़ें से क्या हुआ, वो कंटामिनेट हो गया। तीसरा स्टेज है स्टोरेज। स्टोरेज यानी कि आप फ्रिज में रख रहे हो, या बड़ी बड़ी कंपनी वेयर हाउसेस में रखती हैं, तो आपने वहाँ पे वो चीज़ बना के स्टोर करके रख दी। अब यहाँ पे स्टोरेज में मान लो चूहे आके खा गए, या कोई वहाँ टेम्परेचर फ्रिज ख़राब हो गया, तो बड़े सारे बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर सकते हैं, तो कोई भी रीज़न की वजह से स्टोरेज में कंटामिनेशन हो सकती है। पैकेजिंग के टाइम पे यानी कि जब आप पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसको, जैसे कि कैन यूज़ करा आपने, तो कैन मान लो गंदा था, साफ़ नहीं था, कैन में कोई चीज़ आके बैठ गई, कोई कीड़ा बैठ गया, या कोई रोडेंट वगैरह कोई भी आके बैठ गया, तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, या कोई भी कंटामिनेट करके चला गया, तो फिर उस वजह से भी हो सकता है, जैसे पैकेजिंग के ऊपर मिट्टी लगी रह गई, कुछ भी रीज़न की वजह से हो सकता है कंटामिनेट। ट्रांसपोर्टेशन, जब ट्रक में भर के वो सामान जा रहा था, तो मानो ट्रक में फ्रीज़र ख़राब हो गया, या जैसे दूध है ट्रक में, उसमें तो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, तो ट्रक का फ्रीज़र ख़राब हो गया, इस वजह से हो सकता है। या रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जिस वजह से वो काफ़ी लॉस हो गया, तो कहीं और फिर उन्होंने वही रीयूज़ करके कर दिया। तो कई डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, जैसे कि जो आप जहाँ पे आप दुकान के पास ख़रीदने जाते हो, वहाँ पे मानो को यही चीज़ सेम रीज़न की वजह से कोई आके ख़राब कर जाए, कंटामिनेट करके चला जाए। और लास्ट है कंजम्पशन, मतलब आपने जो हाथ न धोए बिना खा लिया, या आपने प्लेट ऐसे यूज़ की जो गंदी थी, तो यहाँ पे भी फूड जो है फूड सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा गया, तो इस वजह से फूड जो है वो स्पॉइल हो सकता है।
या फिर अनसेफ हो सकता है। अननॉन अडेप्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब चौथा कारण ये है कि बड़े सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आजकल कोरोना फॉर एग्जांपल ले लें, तो हमें पता ही नहीं था कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं। तो ऐसे और कई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो म्यूटेट होते हैं, अडेप्ट होते हैं, बदलते रहते हैं। तो मानो पहले वो बैक्टीरिया 92 डिग्री पे किल हो जाता था, तो हमने 92 डिग्री तक उसको हीट करके मार दिया, पर अब पता चलता है कि वो जो है वो 92 पे किल नहीं होता, उसने अब ऐसी ग्रो कर लिया, एक फिर उसके ऊपर एक लेयर बन गई जिस वजह से वो रेजिस्ट करने लग गया 92 तक, वो ग्रो कर जाता है 92 पे भी। तो फिर हमें उसके उस वो हम तो सिर्फ वो 92 वाला एक क्राइटेरिया फॉलो कर रहे थे, पर अब हमें उसको लिए और बदलाव लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उबालना, जैसे दूध उबालना है, दूध हमें उबालने के बाद भी मानो उसमें से बैक्टीरिया नहीं मर रहे, तो हमें कोई और स्टेप उठाना पड़ेगा, पर उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि वो चीज़ उसमें एग्जिस्ट करे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है कि जो कई तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कई तरीके के जीवाणु जो हैं वो अडेप्ट जो बदलते रहते हैं, तो इसी वजह से वो कई तरीके की फूड वल्नरेबलनेस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उन पर चाहे आप दवाई डाल लो, कुछ भी डाल लो, उसका असर नहीं होगा। ग्लोबल थ्रेट, easy access to world trade has also made it essential to ensure the quality of imported food। अब हमें सिर्फ अपनी कंट्री के लिए ही चीज़ें नहीं बनानी, हमें जो चीज़ें हैं वो पूरी दुनिया के पे अपना नाम करना है, हमें अपनी चीज़ें वहाँ तक पहुँचानी है। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्लोबल ट्रेड करना है, तो उनके क्वालिटी और उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना भी ज़रूरी। इसीलिए फूड सेफ्टी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि फूड सेफ्टी के अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो कोई भी बाहर की कंट्री हमसे सामान नहीं खरीदेगी, और फिर जो है हमारी जो चीज़ें हैं वो बाहर के लोगों तक नहीं होगी, और हमारी इकोनॉमी भी प्रॉपरली ग्रो उस रेट तक, उस ग्लोबल स्टैंडर्ड को नहीं अचीव कर पाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, और अपने का जो चीज़ प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, लास्ट इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो कि और बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन ऑफन हम चाहे हम कुछ भी कर लें, अगर हमारा जो बेसिक जो जहाँ पे हम रख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, या जो रॉ इंग्रेडिएंट है, पानी है, पानी अगर आपको पोल्यूटेड होगा, आपको पूरी कंट्री में पोल्यूटेड वाटर ही मिल रहा है, तो आप उसको कितना आपके ऊपर एक तो बर्डन एक्स्ट्रा डलेगा, आपको उसको वो प्योर करना है, आपने उसको सेव करना पड़ेगा, फ़िल्टर करना पड़ेगा। और दूसरा जो है कि इस वजह से आपके जो नॉर्मल जो फूड फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी, डिटेरियोरेट हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा जो मल्टीपल लेवल्स में हम जो चीज़ें डालते हैं वो या यूज़ करते हैं, उसमें हो सकती है कंटामिनेशन। जैसे कि एयर अगर मानो कंटामिनेटेड है, हमारी वाटर हमारा कंटामिनेटेड है, हमारी सॉइल कंटामिनेटेड है। ठीक है, 3 बेसिक एग्जाम्पल। सॉइल में तो ग्रो करती है क्रॉप, गेहूँ सॉइल में ग्रो करेगा, सॉइल कंटामिनेटेड है, पोल्यूटेड है, तो जो सॉइल से जो खाना है क्रॉप में भी जाएगा, सब कुछ अडल्ट्रेट हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा, अनसेफ हो जाएगा। एयर में आप तो खाओगे, एयर तक के कॉन्टैक्ट तो कब तक नहीं आएगा, बचा के रखोगे, फिर जैसे ही आप कंज्यूम करोगे वो अनसेफ हो जाए। पानी आप हर चीज़ में डालते हो, पानी अगर पॉल्यूटेड है तो फिर वो फूड भी पॉल्यूटेड हो, इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी है। हिंदी वालों के लिए एक बार रिपीट दोबारा कर देते हैं। तो पहला क्यों महत्व क्या है खाद्य सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता का। पहला, थाली में सुरक्षित भोजन, हम जो चीज़ प्लेट में खा रहे हैं वो सेफ होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए, इसीलिए हमें खाद्य गुणवत्ता और के नियमों का पालन करना ज़रूरी है। नहीं तो हम जो चीज़ खाएंगे वो उससे हम बीमार हो सकते हैं, अगर हमने खाद्य गुणवत्ता के नियमों का पालन नहीं किया या खाद्य सुरक्षा के नियमों का। फिर संसाधित और पैक किए गए खाद्य पदार्थ का बढ़ता उद्योग, मैंने जैसे बताया कि हम सब क्या है, हमारी जीवन शैली बदल रही है, हमारे पास समय कम है, तो इसीलिए हम ऐसी चीज़ें लेने लग गए हैं जो कि हमें पहले से बनी हुई पैक करी हुई मिलती हैं, जिसे हमें बहुत ही कम तरीका, जैसे कि हम प्यूरी बनाने की जगह हम उसमें टाइम लगता है तो हम बाज़ार से ख़रीद लेते हैं। हम इसी तरीके से जैम वगैरह हम पहले खुद बनाते थे, अब हम सब बाज़ार से ख़रीद लेते हैं। अचार जो है पहले घर पे बनता था, अब हम खुद ख़रीद लेते हैं। पापड़ वगैरह के लिए लोग पहले बैठ के किया करते थे, दही जमाना, ये सब दूध जो है पहले निकाला करते थे भैंसों से, अब वो सब मार्केट में मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले लोग घर पे किया करते थे
वो अब आपको उसके लिए मार्केट पे डिपेंड होना पड़ रहा था, इसीलिए। और वो मार्केट से लेंगे तो वो सुरक्षित होना भी ज़रूरी है, नहीं तो हम रोगग्रस्त हो जाएं। भोजन आसानी से संदूषित हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे कि खेती के समय, सामान लाने ले जाने के समय, प्रसंस्करण प्रोसेसिंग करते समय, या उसके अंदर डलने वाली किसी सामग्री में संदूषण होने की वजह से, उसकी पैकिंग के समय, भंडारण करते समय मतलब उसको स्टोर करते समय, उसको उपभोक्ता द्वारा उसका प्रयोग करते, किसी भी स्टेज पर संदूषण हो सकता है, कंटामिनेशन हो सकती है, उसमें कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जीव जंतु उसमें आ सकते हैं और उसको असुरक्षित कर सकते हैं। इसीलिए हमें खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन करना आवश्यक है। चौथा पॉइंट है, बहुत से जीवाणु अज्ञात और तेज़ी से रूपांतरित या बदलते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हमें पता ही नहीं है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा जीवाणु कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, किस खाद्य पदार्थ में है, तो हम उसे कैसे मारेंगे, और अगर हम उसे नहीं मार पाए तो फिर वो हमें रोगग्रस्त कर देगा। इसीलिए हमें ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। फिर है वैश्विक खतरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें ज़रूरी है कि हम अपनी चीज़ें पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, और फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके नियमों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है वो बिना और उससे हमारी कंट्री की रेपुटेशन जुड़ी होती है। फिर आता है प्रदूषण, क्योंकि प्रदूषण हर जगह है, हर चीज़ में है, तो प्रदूषण की वजह से खाना भी हमारा कंटामिनेट हो सकता है, संदूषित हो सकता है। तो इसीलिए हमें ये भी, इसकी वजह से भी हमें ज़रूरी है कि हम खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन करें, ताकि ये सब चीज़ों की वजह से होने वाले नुकसान कम से कम हो। फिर आ जाते हैं हम मूल अवधारणा या फिर फूड मूल अवधारणा या बेसिक कॉन्सेप्ट जो फूड सेफ्टी से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं, वो हैं जैसे कि फूड सेफ्टी, टॉक्सिसिटी, हैज़ार्ड। हिंदी वालों के लिए खाद्य सुरक्षा, विषाक्तता, ठीक है, खाद्य सुरक्षा, विषाक्तता और खाद्य खतरा या संकट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ हमारी फूड सेफ्टी, जो हमारे चैप्टर का नाम ही है, ठीक है। फूड सेफ्टी की अब डेफिनेशन क्या होती है? फूड सेफ्टी की डेफिनेशन होती है एश्योरेंस दैट फूड विल नॉट कॉज एनी हार्म टू द कंज्यूमर। इस चीज़ को सुनिश्चित कर लेना कि भोजन से उपभोक्ता को कोई नुकसान नहीं होगा, खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। यानी भोजन से होने वाले सभी नुकसान, होने वाले पॉसिबल नुकसान, हमें नहीं पता क्या हो सकता है, पर हम सब कुछ ध्यान में रखेंगे कि कुछ भी नुकसान ना हो, उस प्रक्रिया को, उस स्टेप्स को, उन चीज़ों को, वो किए जाने वाले स्टेप्स को हम फूड सेफ्टी कहते हैं, उस प्रक्रिया को फूड सेफ्टी कहते हैं। एश्योरेंस, ये सुनिश्चित कर लेना कि फूड जो है, भोजन जो है, वो कंज्यूमर को, उपभोक्ता को, जो इंसान प्रयोग में ला रहा है, खाने वाला जो इंसान है, हमें कोई भी नुकसान किसी भी तरह हमारे सेहत का या किसी भी तरीके का हमें उससे नुकसान भोजन से ना हो, तो उसे फूड सेफ्टी या खाद्य सुरक्षा कहते हैं। सेकंड होता है टॉक्सिसिटी या विषाक्तता। टॉक्सिसिटी का मतलब है हाउ मच सम सब्सटेंस कैन कॉज हार्म। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि नुकसान होना ही नहीं चाहिए फूड से। दूसरा है कि कोई चीज़, कोई भी चीज़, जैसे बाल, ग्लास, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस कितना नुकसान कर सकता है, हाउ मच सम सब्सटेंस कैन कॉज हार्म, किस हद तक नुकसान कर सकता है। तो यानी कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस हार्म और इंजरी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके का, अंडर एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में। किसी भी तरह का, किसी भी स्थिति में कोई भी चीज़ क्या नुकसान, किस हद तक नुकसान कर सकती है, उसको विषाक्तता या टॉक्सिसिटी कहते हैं, ठीक है। कोई पदार्थ कितना नुकसान पहुंचा सकता है, उसे विषाक्तता कहते हैं। किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह का नुकसान या चोट, ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई बीमारी ही हो, कुछ चोट भी लग सकती है, तो वो भी हम उसे टॉक्सिसिटी कहते हैं। तीसरी जो टर्म है हैज़ार्ड। हैज़ार्ड मतलब हाउ मच रिस्क
इफ़ नॉट ट्रीटेड इन सर्टेन वे, अगर मैंने मानो दूध को नहीं उबाला तो कितना खतरा है मुझे कि मुझे कोई नुकसान उससे हो सकता। ये है कितना नुकसान और उस नुकसान का कितना खतरा है। ठीक है, नुकसान फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लो कि कोई बैक्टीरिया है, वो मेरे कौन कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करेगा, वो उसकी टॉक्सिसिटी हुई, और किस हद तक मुझे कितने दिन तक उसके लिए एडमिटेड रहना पड़ेगा, रहना पड़ जा सकता है, तो वो हो गया। फिर है कि अगर मान लो कि अगर कोई भी चीज़ आ गई किसी भी चीज़ में, तो वो क्या नुकसान करेगा मुझे, कितना रिस्क है मुझे उसको वो होने का। ठीक है, इट इज़ द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी की बात आ गई। ठीक है, कि दैट हार्म और इंजरी विल रिजल्ट व्हेन सब्सटेंस इज नॉट यूज इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर और क्वांटिटी। मतलब कि जो चीज़ हमें फॉलो करनी थी अगर हमने नहीं करी तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो मुझे नुकसान होगा ही होगा। ये प्रोबेबिलिटी होने की और कितना नुकसान, दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो चीज़ होगी होगी। मतलब कि जैसे मानो मैंने 5 जो है कार्टन्स लिए दूध के, मैंने बिना उबाले के लिए, तो फिर उसमें से देखो 5 में से कितने चांस है कि मैं उसको कंज्यूम करूँगी तो मुझे उससे नुकसान होगा। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी है वो चीज़ होने की, और उसमें है कि मैंने एक बार ले लिया तो मुझे शरीर को मेरे कितना नुकसान है। दोनों में फ़र्क ये होता है। ठीक है, तो खतरा या संकट है कितना जोखिम यदि उचित तरीके से तैयार नहीं किया गया, कि इसकी कितनी वास्तविक संभावना है कि नुकसान होगा जब पदार्थ को निर्धारित तरीके या मात्रा में उपयुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क समझ आ गया। अब है हमारा, इसी को ही हम आगे बढ़ाते हैं कि हमारा हैज़ार्ड को डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी। हैज़ार्ड का जब भी आप लोग प्रोबेबिलिटी वर्ड याद रखो, और टॉक्सिसिटी का जब भी लो तो उससे आप हार्म याद रखो कि कितना नुकसान होगा। ठीक है, फिर इसको हैज़ार्ड को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है फिज़िकल हैज़ार्ड्स, दूसरा केमिकल और तीसरा बायोलॉजिकल। फिज़िकल यानी भौतिक, केमिकल यानी रासायनिक, और बायोलॉजिकल यानी जैविक। तो जो भी नुकसान हो सकता है 3 तरीके से हो सकता है। भौतिक तरीके से फिजिकल, जैसे कि कांच का टुकड़ा या पत्थर कोई आ गया, या कोई स्टोन वगैरह, जैसे आटा गूंथते समय एक अंगूठी पहनी थी, अंगूठी आ गई, उसका कोई नग वगैरह गिर गया उसके अंदर और वो आपने खा लिया जिससे गला चौक हो गया, वो फिजिकल इंजरी है। केमिकल मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब आप जैसे कि खेत में हमने डाला पेस्टिसाइड, तो उसको ताकि सारे पेस्ट वगैरह वहाँ पे दूर रहें, जो कीड़े मकोड़े जो खा जाते हैं, तो वो सब दूर रहें, ताकि हमारी जो क्रॉप है, जो हमारी फसल है, वो अच्छे से रहे। तो वो हमने केमिकल डाला उसमें, वो डाला पेस्टिसाइड डाला, वो सही से निकला नहीं, धोया नहीं, साफ़ नहीं हुआ, और हमने भी ऐसे उसको यूज़ कर लिया, तो वो क्या हुआ, केमिकल हमारे शरीर में गया, तो वो भौतिक नहीं है, वो रासायनिक संकट है। तीसरा जैविक। जैविक का मतलब है कि मैंने कोई चीज़, जैसे दूध का एग्जांपल दिया मैंने, दूध में बहुत तरीके के बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, जैसे अंडा है, दूध है, ये सब चीज़, मीट है, ये सब चीज़ों में बड़ी आसानी से जो बैक्टीरिया या जीव जंतु है ग्रो कर जाते हैं। तो वो सब जीव जंतु हैं, वो होने की वजह से जो नुकसान होता है वो बायोलॉजिकल हैज़ार्ड में आता है। तो जीव जंतु बायोलॉजिकल, केमिकल का मतलब वही केमिकल, पेस्टिसाइड वगैरह कोई केमिकल जो हमने किसी को मारने के लिए डाला था या किसी चीज़ को ट्रीट करने के लिए डाली, दवाइयाँ, जैसे कि मान लो दवाइयाँ भी केमिकल में आ जाएंगी। और फिज़िकल मतलब कि कोई भी कीड़ा, कोई कंकड़, पत्थर, कांच, बाल, ये सब चीज़ें आ गई। सो फिजिकल हैज़ार्ड इज़ एनी फिजिकल मटेरियल नॉट नॉर्मली फाउंड, जो खाने में नॉर्मली नहीं मिलता पर उससे आपको बीमारी हो सकती है, कोई इंजरी हो सकती है, जैसे कि लकड़ी, पत्थर, पार्ट ऑफ पेस्ट, जैसे कि मरा हुआ कोई कॉकरोच है, मरा हुआ, तो वो सब क्या है, पार्ट ऑफ पेस्ट आ गए। हेयर, ये सब चीज़ें फिजिकल में आती हैं, भौतिक में आती हैं। ठीक है, तो यानी कि लकड़ी, पत्थर, कीट के अंश, बाल इत्यादि, ये आपके सारे फिजिकल हैज़ार्ड्स बने हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपके आ जाते हैं केमिकल या फिर
रासायनिक संकट, रासायनिक मैंने जैसे आपको बताया कि आर केमिकल और डेलिटीरियस सब्सटेंसेस विच में भी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली एडेड टू फूड, जानबूझ के गलती से दोनों किसी वजह से भी आ गए, जैसे पेस्टिसाइड, केमिकल्स, टॉक्सिक मटेरियल, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, प्रेजर्वेटिव्स, फूड कलर्स, अदर एडिटिव। या तो इनको जो ये आपके प्रेजर्वेटिव्स वाले हैं या लिमिट के बाहर भी डाल दिए और उससे हमें नुकसान हो गया तो वो भी आ जाएंगे। टॉक्सिक मेटल जैसे कि कैन में आपने कोई फूड डाला, कैन का जो पर उसका जो क्या है वो था वो लीच होने लग गया, आयरन वगैरह, तो वो ये टॉक्सिक में आ जाएगा। वह रसायन या हानिकारक पदार्थ जो भोजन में या तो प्राकृतिक रूप से शामिल होते हैं या अनजाने में आ जाते हैं। तो कीटनाशक, रासायनिक अवशेष, विषैले खनिज, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, प्रिजर्वेटिव या परिरक्षक, खाद्य रंग या अन्य मिलावटी पदार्थ बिना लिमिट के बाहर भी प्रयोग करें तो भी वो केमिकल में आएंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं बायोलॉजिकल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा कॉमन जो बायोलॉजिकल होते हैं। ठीक है, या फिर आप बायोलॉजिकल हज़ार्ड होते हैं या फिर आप उसको जैविक संकट बोल सकते हैं। तो बायोलॉजिकल हज़ार्ड आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्लूड माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, तो जीव जंतु जो भी जिंदा चीज़ें हैं वो सब माइक्रोबायोलॉजिकल में आते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, लिविंग मतलब कि जैसे कीड़े मकोड़े, लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजिकल यानी कि जो छोटे जीव जंतु जिनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं वो माइक्रोबायोलॉजिकल। फूड बॉर्न पैथोजेंस हो सकते हैं, अब इसी में ही आपके आते हैं फूड बॉर्न पैथोजन। हिंदी वालों के लिए जैविक संकट वे विभिन्न जीव जिसमें सूक्ष्म जीवी जीव शामिल होते हैं, यानी छोटे से, ठीक है, और बड़े जीव भी हो सकते हैं, वो जिंदा जीव होते हैं। खाद्य जनित रोगाणु, ये अब फूड बॉर्न पैथोजेंस, फूड बॉर्न पैथोजेंस यानी कि जो दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर एसोसिएटेड विद फूड एंड कॉज डिजीज, फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने में हमारे आ गए और फिर जो है बीमारी कर दी, ठीक है, उनको हम फूड बॉर्न पैथोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये सूक्ष्मजीवी जो भोजन से संबंधित होते हैं बीमारी फैलाने की क्षमता रखते हैं। सूक्ष्मजीवी रोगाणु दो प्रकार के खाद्य जनित रोग पनपते हैं, एक तो संक्रमण करते हैं वो और एक विषाक्तता। विषाक्तता मतलब कि फूड इन्फेक्शन करते हैं या फूड पॉइजनिंग करते हैं, दोनों में फ़र्क होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे अब ये देखिए, विजिबल बायोलॉजिकल हज़ार्ड ये सब हो गए जो दिख सकते हैं, कॉकरोच वगैरह, ये बड़े बड़े जीव हो गए। और इनविजिबल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोआ, मोल्ड, वायरसेस, ये नहीं दिखते हमें, इसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। यही आ गए आपके कीड़े मकोड़े जो ये सब मक्खी, ये सब बड़े वाले बायोलॉजिकल हज़ार्ड हो गए, जैविक संकट हो गए, और ये छोटे सूक्ष्मजीवी संकट हो गए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता। ठीक है, फूड पॉइजनिंग इज डिफाइंड एज इलनेस caused by the consumption of food or water contaminated with bacteria or their toxin, जब खाने में ही बैक्टीरिया या टॉक्सिन्स पाए जाते हैं और उसको आपने ले लिया, कंज्यूम कर लिया, तो फिर जो आपको बीमारी होती है, जो सिम्टम्स आते हैं, उसको फूड पॉइजनिंग कहती है। देखिए, फूड था, फूड में बैक्टीरिया थे और वो आपने खा लिए और उससे आपको जो है बीमारी। इसके एग्जांपल है नोरोवायरस, इकोलाई, सैल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, ये सब जो इसके एग्जांपल है जिनसे फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तता होती है। माइक्रोब और इट्स टॉक्सिन, अब ये देखना है कि माइक्रोब खुद जिंदा माइक्रोब भी ये बीमारी कर सकता है या उसका एक टॉक्सिन भी जी सकते। देखो, बैक्टीरिया कई तरीके के टॉक्सिन्स भी बनाए, जैसे हम वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो टॉक्सिन्स बनाते हैं, तो वो टॉक्सिन्स भी या तो खाने में हो सकते हैं, जैसे छोटे छोटे टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, या वो पूरा का पूरा बैक्टीरिया भी जो है वो उसके अंदर हो सकता है। दोनों की वजह से जो बीमारी होती है वो फूड पॉइजनिंग के अंडर आती है। खाद्य विषायन वह रोग है जो बैक्टीरिया और या उनके विषाक्त पदार्थ या परजीवी, वायरस या रसायन द्वारा दूषित, मतलब भोजन में वो उनमें से दोनों में से कोई एक चीज़ है, या तो उसने जो जहर बनाया उससे हो रहा है या वो खुद बाद में पेट में जाकर जहर बनाएगा उससे हो रहा है, उसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। इसके उदाहरण है
नोरोवायरस, एस्केरिशिया कोलाई, सैल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस एंड ये सब जैसे रोगाणु होते हैं वो बीमारी करते हैं। इसके लक्षण रोगाणु या इसके विष को भोजन में प्रवेश करने से के बाद सामने आते हैं। तो आपने भोजन में प्रवेश करके करा और आपने वो खा लिया तो उसके आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे। फिर आगे आपका फूड इन्फेक्शन। फूड इन्फेक्शन क्या होता है? रिजल्ट फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ लाइव पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाई इन द बॉडी। अब जो है आप इसमें साफ साफ लिखा है कि वो इसमें सिर्फ जिंदा जीव ही होगा, टॉक्सिन नहीं होगा। ये सिर्फ जिंदा जीव है जो कि कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है? फूड में तो होगा ही, पर आपकी बॉडी में भी मल्टीप्लाई होगा, वो ग्रो करेगा बड़े सारा। ठीक है, आपके शरीर में गया और शरीर में जाने के बाद उसने बहुत मल्टीप्लाई हुआ। जैसे ये आपका पेट है, पेट में जाके मल्टीप्लाई हुआ और फिर जो है उसने सिम्टम्स करे। अब इसके एग्जांपल है सैल्मोनेला विच एग्जिस्ट इन इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ एनिमल एंड गेट ट्रांसफर्ड टू इट्स रिलेटेड फूड। जैसे अब सैल्मोनेला जो हम जो नॉर्मल नॉनवेज फूड खाते हैं उस पर फैलता है, क्योंकि वो ये जो सैल्मोनेला वो खुद ही आंतों में मिलता है जानवरों के, और वही आप जानवर अगर आप कंज्यूम कर लेते हो और प्रिकॉशंस नहीं लेते तो वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में रह जाता है और वो फूड से आपकी बॉडी में जाता है जहाँ वो और मल्टीप्लाई होकर सिम्टम्स करते। इट इज़ ऑफन स्प्रेड थ्रू क्रॉस कंटामिनेशन। पर कई बार जैसे आपने मीट के साथ आपने सब्जी रख दी या फ्रूट रख दिया तो क्रॉस कंटामिनेशन से भी, यानी या फिर सेम नाइफ यूज़ किया आपने कट करने के लिए दोनों को, तो उससे क्या हुआ कि इधर से इधर ट्रांसफ़र हो गया, क्रॉस कंटामिनेशन हो गई, जिस वजह से उसमें भी वेजिटेबल में भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। ऑल्दो इट गेट्स किल्ड बाय हीट हाउएवर इनएडिक्वेट कुकिंग अला, पर ये आसानी से मर जाता है जब आप इसको हीट करते हो, गर्म करते हो, उबालते हो, तो इसको मारना मुश्किल नहीं है। सिम्टम ऑफ सैल्मोनेला इन्फेक्शन इंक्लूड डायरिया, फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्प। इसमें नॉर्मल होता है, पेट खराब हो जाता है, दस्त लगते हैं, बुखार हो जाता है और पेट में दर्द होती है, तो इसके सिम्टम्स ये होते हैं। ये इसमें साफ साफ लिखा गया, जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, शरीर में घुसा, बड़ा, मल्टीप्लाई हुआ और बीमारी कर दी। खाद्य संक्रमण जीवित रोगाणु के शरीर में प्रवेश से होता है। जीवित रोगाणु जीवित था, शरीर में प्रवेश कर गया, वायु पहुंचकर अपनी संख्या बढ़ाई उसने और रोग के सिम्टम्स बनाने शुरू करे। जैसे कि उदाहरण के लिए सैल्मोनेला एक ऐसा जीव है जो कि आंतों में मिलता है पशुजन्य खाद्य पदार्थ से और फिर वो वहाँ से ट्रैवल कर जाए, जैसे दूध में घुस गया, अंडे में घुस गया। ठीक है, अक्सर सैल्मोनेला पार संदूषण या क्रॉस कंटामिनेशन, जो मैंने बताया कि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है, से फैलता है। आमतौर पर यह अधिक तापमान पर ख़त्म हो जाता है, यानी आपने उबाला पका लिया खाना तो ये मर जाएगा, और अगर आपने सही तरीके से नहीं पकाया तो ये रह जाएगा। दस्त, बुखार, पेट में ऐंठन, ये इसके कुछ लक्षण हैं। कैसे ग्रो करता है? जो फूड इन्फेक्शन का रूल क्या है? जीवित रोगाणु आएगा, खाने में होगा, शरीर में घुस जाएगा खाने से, वहाँ पे शरीर में संख्या बढ़ाएगा और बीमारी कर देगा। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग और फूड इन्फेक्शन में फ़र्क ये है। तीसरी जो चीज़ है वो है फूड इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन मतलब इट इज़ कॉज्ड बाय दोज बैक्टीरिया विच आर केपेबल टू प्रोड्यूस हार्मफुल टॉक्सिन्स वाइल फूड इज़ केप्ट एट एम्बिएंट टेम्परेचर। अब जो फूड है वो नॉर्मली वो फूड में बैक्टीरिया नहीं था, ठीक है, पर उसने क्या किया था, उसने कुछ ऐसी चीज़ छोड़ दी जो कि जैसे स्पोर्स होते हैं, कई बार बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्पोर्स छोड़ देते हैं, वो मर जाते हैं, पर वो उसके स्पोर इतने रेजिस्टेंट होते हैं कि वो मरते नहीं हैं, वो पड़े रह जाते हैं। और वो स्पोर जो है, जैसे चावल का अगर एग्जांपल लें, चावल में आपने चावल को गर्म किया, बैक्टीरिया सारे मर गए। ठीक है, बी सीरियस होता है इसके अंदर बैक्टीरिया जो चावलों में ग्रो करता है, हीट करने से वो मर जाता है, पर इसके स्पोर जो हैं बहुत ही थिक होते हैं और वो आसानी से मरते नहीं हैं, वो पड़े रह जाते हैं। स्पोर्स खुद में नुकसान नहीं करेंगे, स्पोर्स इसी तरीके से होते हैं जैसे अंडे होते हैं उनके, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो पड़े रहेंगे, वो कोई नुकसान नहीं करेंगे। पर जहाँ उन्हें सही टेम्परेचर मिला, अच्छी कंडीशन मिली ग्रो करने की, स्पोर्स जो हैं वो टूट जाते हैं और बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इवन व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट किल्ड
द टॉक्सिन स्टिल एग्जिस्ट इन द फूड, वो जो है स्पोर या टॉक्सिन जो है वो जहर जो है वो पड़ा हुआ था, एंड कॉज हार्म टू द कंज्यूमर। टॉक्सिन कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन फूड बाय, अब क्योंकि क्या है वो खुद कुछ करने पड़ा है, वो कुछ नहीं कर रहा, पर जहाँ आपको आपके बॉडी में गया वो, तो उसको अच्छी कंडीशन मिल गई, नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का, वहाँ वो ग्रो करने लगा। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस विच एग्जिस्ट इन एयर, डस्ट, वाटर, नेसल पैसेज, थ्रोट, स्किन, हेयर, ये सब जो है इसके टॉक्सिन्स जो है ये नॉर्मली हवा में मिल जाएंगे। सो पीपल हु कैरी दीज ऑर्गेनिज्म कंटामिनेट फूड इफ़ दे टच, तो यानी न जो अगर आपका फूड इनमें से किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आया तो वहाँ से वो स्पोर्स उसमें, वहाँ से वो टॉक्सिन खाने में गए, और फिर वो जो चाहे गंदे हाथ ही आप ले लो, साफ़ नहीं किया आपने तो आपके हाथों से वो खाने में चला जाएगा, और फिर वो जाके बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, बैक्टीरिया में बदलेगा और वो डिजीज़ के सिम्टम करेंगे। इसका रूल ये रहा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट एम्बिएंट टेम्परेचर टॉक्सिन्स बनाया उसने, और माइक्रोब, चाहे माइक्रोब किल भी हो गया, टॉक्सिन फूड में रह गया और फिर उसने डिजीज़ कर दी। ठीक है, माइक्रोब में सही कंडीशन मिली तो उसने टॉक्सिन बनाया, टॉक्सिन अब आ गया तो माइक्रोब चाहे किल भी हो जाए तो टॉक्सिन पर पड़ा रहेगा और फिर वो डिजीज़ कर देगा। ठीक है, हिंदी वालों के लिए खाद्य विषाक्तता यह उन बैक्टीरिया कारण होते हैं जो भोजन में हानिकारक विषैले पदार्थ बनाते हैं, और कब बनाते हैं, जब वो सामान्य तापमान पर आते हैं, तो विषैले पदार्थ बना लिया उन्होंने। पर विषाणु को जैसे दूध उबाल लिया, दूध उबालने का विषाणु तो मर गया, पर ये विषैला पदार्थ ये सीधा जिंदा रहा और ये खाने में रहा और इसने रोग उत्पन्न कर दिया। तो जब विषाणु मर भी जाते हैं तो विष जो है वो पदार्थ पड़ा रहता है और उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे विषैले पदार्थों को भोजन में जांच करना असंभव है, तो इसीलिए जो है ये सबसे बड़ा खतरा होता है। तो इंटॉक्सिकेशन जो है बहुत बड़ा खतरा होता है, तो इसीलिए, और इसके एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो कि नॉर्मल आपको हर जगह मिलेगा, हवा में, दूध में, पानी में, नाक में, दिमाग में, गले में, त्वचा में, बालों में, सब जगह होता ही है वो, और फिर वो जहाँ भी छूओगे वहाँ पे वो आएगा। इसके सिम्टम होते हैं डायरिया या अतिसार। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताई थी कि जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैज़ार्ड जो अभी तक का हमने खतरा पड़ा कौन सा है, वो बायोलॉजिकल हैज़ार्ड है। और क्योंकि नए नए बायोलॉजिकल हैज़ार्ड डेवलप हो रहे हैं तो, और उसमें बदलाव हो रहे हैं, तो इसीलिए बहुत बड़ा ये खतरा होता है। ठीक है, अब आपकी असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। आपने क्या करना है असाइनमेंट में? असाइनमेंट में आपने करना है, आज की डेट के असाइनमेंट आपकी, फूड सेफ्टी और क्वालिटी क्यों ज़रूरी है, ग्लोबल कंसर्न, यानी कि हमारे वैश्विक मुद्दा क्यों है, फूड सेफ्टी क्यों ज़रूरी है। आप इतना ही बता दीजिए कि फूड सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, फिर आपने फूड सेफ्टी की डेफिनेशन बतानी है कि क्या होती है, हैज़ार्ड क्या होता है और टॉक्सिसिटी क्या होती है। फिर हाउ मैनी टाइप ऑफ फूड हैज़ार्ड्स आर पॉसिबल, कितने प्रकार के फूड हैज़ार्ड हमने अभी पढ़ा, एग्जाम्पल देके आपने एक्सप्लेन करना है। राइट द डिफरेंसेस एंड कंपैरिजन बिटवीन फूड पॉइजनिंग की डेफिनेशन लिखनी है, फूड इन्फेक्शन की लिखनी है और इंटॉक्सिकेशन की लिखनी है, और इनका कंपैरिजन करना, यानी आप फूड पॉइजनिंग लिखेंगे, फिर आप फूड इंटॉक्सिकेशन लिखेंगे और फिर आप फूड इन्फेक्शन लिखेंगे। तो इन तीनों का आपने कंपैरिजन भी करना है, सिमिलैरिटी है तो सिमिलैरिटी करेंगे, डिफरेंस है तो डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है, हिंदी वालों के लिए कि वैश्विक मुद्दा क्यों है, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता, इन सब शब्दों को हमें समझाना है। खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य संकट क्या है, खाद्य विषालुता क्या है, फिर कितने प्रकार के खाद्य के खतरे हैं अभी पढ़ा हमने, उदाहरण के साथ देना, और खाद्य विषायन या खाद्य संक्रमण और खाद्य विषाक्तता, ये जो 3 चीज़ें हैं इनको कंपेयर करना है हमने, कि तुलना भी करनी है और अंतर भी बताना है। तो अगर कहीं सिमिलर है, एक जैसे हैं, तो आपने वो देना है, और अगर कहीं अंतर है तो वो बताना है। ठीक है, आज की आपकी क्लास में इतना है। ओके।